I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new. ज़ोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क के मेयर बनने ने बहुत बड़ी उथल पुथल अमेरिका में भी और भारत में भी की है। इस तरह का माहौल जब पूरी दुनिया में है, अमेरिका में भी है, उसके बावजूद ज़ोहरान ममदानी जीत जाते हैं और नैरेटिव से नहीं, काउंटर नैरेटिव से जीत जाते हैं। तब ये महत्वपूर्ण हो जाता है। पूरे अमेरिका के तमाम अरबपतियों की चिंता थी कि ममदानी जीत ना जाए, वहां के राष्ट्रपति को चिंता थी कि ममदानी जीत ना जाए, और इस कारण यह जीत महत्वपूर्ण हो जाती है। याद कीजिए कि ज़ोहरान ममदानी ने बाकायदा गुजरात दंगों के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी। आम लोग सीधा किसी से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे थे और इसीलिए उनका जो कैंपेन था, आप पाएंगे कि मल्टी कल्चरल कैंपेन था। हिंदी में वो वोट मांग रहे थे, वो हिंदी में वोट मांग रहे थे, वो गुजराती में वोट मांग रहे थे, वो अलग अलग स्थानीय भाषाओं में वोट मांग रहे थे। वे स्थानीय भाषाएं जो केवल वहां के प्रवासियों को आती थी। अमेरिका के एक राज्य के एक शहर के केवल मेयर बनते हैं, लेकिन वो बाकायदा कहते हैं कि सुनो डोनाल्ड ट्रंप, मुझे पता है कि तुम सुन रहे हो और मैं कहता हूं कि वॉल्यूम थोड़ी सी ऊंची कर लीजिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के मुख्य भाषण से, जिस समय वे संसद में भाषण दे रहे थे, उसको याद करते हैं। इतना महत्वपूर्ण है कि ममदानी जो है वो न्यूयॉर्क के इस चुनाव में उस चीज का इस्तेमाल कर पा रहे हैं जो कि 7 समंदर पार इतिहास में कभी हुई थी, और वो उससे जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं और उसे संदेश को दे पा रहे हैं। दूर देश के टावर में घुस गया एरोप्लेन, एक लोकप्रिय फिल्मी गीत में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना को इस तरीके से बताया गया था। दूर देश अमेरिका, शहर न्यूयॉर्क और हाल में वहां हुए मेयर चुनाव में जीते ज़ोहरान ममदानी। आमतौर पर अमेरिका देश के किसी एक शहर के मेयर के बदल जाने या किसी के निर्वाचित होने से हमें क्या फर्क पड़ना चाहिए। वह देश जिसके मेयर के पास न तो कोई विदेश नीति की भूमिका है, न ही डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कोई बड़ी बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़ोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क के मेयर बनने ने बहुत बड़ी उथल पुथल अमेरिका में भी और भारत में भी की है, और आज हम इसी पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यूं कहते हैं कि राजनीति में सब एक जैसे होते हैं। न्यूयॉर्क का नवनिर्वाचित मेयर ज़ोहरान ममदानी ये इस धारणा को तोड़कर दरअसल एक नई इबारत लिख रहे हैं। हो क्या रहा है? ये चुनाव मुख्य रूप से केवल शहर के नागरिकों के लिए, डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए या अमेरिका के राजनीतिक मिजाज को समझने वालों के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए था, लेकिन सच्चाई यह है कि इसका प्रभाव इतना सीमित नहीं है। आज ज़ोहरान ममदानी दुनिया के कुछ सबसे चर्चित नामों में से हैं। हम अपने देश के 4 मेयर के नाम नहीं बता सकते, लेकिन ज़ोहरान ममदानी का नाम पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया है। नमस्कार दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज हम इसी घटना पर, इसी फिनोमेना पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में हमेशा 2 तरह के मुद्दों के बीच में खींचातानी चलती है। एक होता है इशू बेस्ड पॉलिटिक्स, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, सड़क, इस किस्म के मूलभूत सवाल जो हैं वे केंद्रित रहते हैं। और दूसरी तरफ साथ साथ पैरेलल चलती है आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, जिसमें कि धर्म का सवाल, जाति का सवाल, नस्ल का सवाल, राष्ट्रीयता का सवाल और इस किस्म के अन्य जो पोलराइजिंग फैक्टर्स हैं उन पर बातचीत होती है। दुनिया भर में पॉलिटिक्स के 2 फेज दिखाई देते हैं, भारत में भी दिखाई देते हैं, लेकिन दुनिया के अधिकांश हिस्सों में आप पिछले कुछ सालों से आप देखेंगे कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा है। भारत में आप देखते हैं हिंदुत्व की राजनीति होती है। अमेरिका में मागा, पूरा ट्रंप का पूरा कैंपेन जो है वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला कैंपेन है, जो कि एक किस्म का उग्र राष्ट्रवादी कैंपेन है और राष्ट्रीय अस्मिता पर वो अपने आप को आधारित रखते हैं। और ऐसा केवल भारत और केवल अमेरिका में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में राइट विंग पॉलिटिक्स जो है वह इसी तरीके से एक तरह का ग्लोबल वेव की तरह, एक वैश्विक लहर की तरह दिखाई देती है, जिसमें हमेशा जो उसके केंद्र में क्या बात होती है? केंद्र में बात होती है वी वर्सेस देम, हम बनाम वे। और आपको ये एक तरह का पोलराइजिंग लाइन दिखाई देती है, एक विभाजनकारी रेखा दिखाई देती है, और ये लहर इस लोकतंत्र को केंद्र में जाकर पहुंच जाती है। और इस वजह से आपको लगातार दिखाई देगा कि दुनिया भर की राजनीति में ये इमर्जेंस ऑफ राइट विंग इसी आधार पर हुआ है। ऐसे में अगर इस तरह का माहौल जब पूरी दुनिया में है, अमेरिका में भी है, उसके बावजूद ज़ोहरान ममदानी जीत जाते हैं
और नैरेटिव से नहीं, काउंटर नैरेटिव से जीत जाते हैं, तब ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि उन्होंने राजनीति को उसके मूल अर्थ, यानी कि आम पब्लिक की सेवा करना या आम जनता है उसका पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी जो है वह बढ़ाई जाए, इस पर केंद्रित कर दिया। जस्ट 34 ईयर्स, 34 साल के हैं जोहरान ममदानी, और उसके बावजूद उनकी जो ये वाली मेयर वाली जो उनकी जीत है उसे हिस्टोरिक माना जा रहा है। हालांकि ध्यान रखिएगा, शुरुआत में कही गई इस बात से आप ये ना मान लें कि भारत का मेयर और भारत में दिल्ली का मेयर और न्यूयॉर्क के मेयर एक जैसे हैं। ऐसी बात नहीं है। न्यूयॉर्क में मेयोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि मेयर केंद्रित गवर्नमेंट है। अगर आप न्यूयॉर्क के मेयर की तुलना करना चाह रहे हैं तो उसे लगभग आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री से तुलना करनी पड़ेगी। मेयर से तुलना करने जैसा नहीं है। वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से थोड़ा सा ऊपर चीज है, क्योंकि शहर में मेयर के पास अधिकार ज्यादा है, लेकिन फिर भी एक शहर के मेयर ही तो हैं। इसके बावजूद यह जो जीत है ये एक महत्वपूर्ण जीत मानी जा रही है, क्योंकि वे जिसके खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, जिसके खिलाफ उनका संघर्ष था, जिसके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे थे, वह एक फॉर्मर गवर्नर, और सिर्फ फॉर्मर गवर्नर नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उस देश के तमाम अरबपतियों का लगातार समर्थन उनके विपक्षी उम्मीदवार थे उनको था। केवल न्यूयॉर्क के अरबपतियों की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे अमेरिका के तमाम अरबपतियों की चिंता थी कि ममदानी जीत ना जाए। वहां के राष्ट्रपति को चिंता थी कि ममदानी जीत ना जाए, और इस कारण यह जीत महत्वपूर्ण हो जाती है। वो बाकायदा घोषणा करते हैं कि मैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूं। कैपिटलिज्म के केंद्र में न्यूयॉर्क पूरी दुनिया के कैपिटलिज्म का कैपिटल है, उसमें आप डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के तौर पर अपनी घोषणा करते हैं और अपने कैंपेन को अफोर्डेबिलिटी जैसी चीज पर केंद्रित करते हैं। वहां रहने को अफोर्डेबल बनाना, वहां जीने को अफोर्डेबल बनाना, इसको ममदानी अपने कैंपेन के केंद्र में लेकर आते हैं। इसलिए ये जीत अनूठी है। ये जीत इसलिए भी अनूठी है क्योंकि ममदानी के सोशल मीडिया अकाउंट को मैं एक पब्लिसिटी टूल की तरह उसे बदल दिया गया। एक तरह की डिजिटल पंचायत वहां शुरू हो गई। 1969 के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज, सबसे ज्यादा मतदान वहां दिखाई देता है, ओवर 2 मिलियन वोट्स। जोहरान ममदानी इस तरीके से जो जीतते हैं, वह जीतना केवल एक व्यक्ति का जीतना नहीं है, एक तरह से उस समाज के फेड अप हो जाने की निशानी है कि जिस तरह की सोच, जिस तरह की राजनीति चल रही थी, लगता है कि वह समाज, वह देश, वह शहर उससे फेड अप था, वह थक चुका था। लेकिन सवाल फिर ये है कि आखिर है कौन जोहरान ममदानी और हम क्यों उन पर इतनी चर्चा कर रहे हैं? अगर आप अमेरिका को मल्टी कल्चरल ताने बाने के तौर पे देखें तो जोहरान ममदानी एक शानदार इंडिकेटर हैं समाज के बदलने का, और इस तरह की मल्टी कल्चरल मिक्सिंग होती है उसका। वे भारतीय हैं, वे युगांडन हैं, वे शायद 3/4 भारतीय हैं। अगर आप देखें तो यूं उनका जन्म युगांडा में हुआ, उनका बचपन दक्षिण अफ्रीका में बीता, और अंततः 2018 में वो जाकर अमेरिका के नागरिक बनते हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है, 2018। उनकी जीवन यात्रा अपने आप में बड़ी मजेदार है, बहुत अनोखी है, जिसने उनके सोचने समझने को भी और उनके नेतृत्व की शैली को भी गहरे प्रभावित किया है। 29 मार्च 1989 को मीरा नायर, आपको याद होगा मीरा नायर, मिसिसिपी मसाला वाली मीरा नायर, भारतीय अमेरिकन फिल्म निर्माता हैं। वो केन्या के नैरोबी शहर में अपनी वही फिल्म मिसिसिपी मसाला की रिसर्च के लिए गई थी। वहां उनको इंडो युगांडन, यानी कि भारतीय और युगांडा के जो मिक्स पृष्ठभूमि है, उनके पॉलिटिकल साइंटिस्ट महमूद मेमदानी से उनकी भेंट होती है। उन्होंने उनकी किताब फ्रॉम सिटीजन टू रिफ्यूजी इसको पढ़ा, इसका प्रभाव उनकी सोच समझ पे दिखाई देता है, और कैसे एशियंस जो है उनका एक्सक्लूजन जो है वह अलग अलग समाजों में हुआ उसको। फाइनली मीरा नायर और ममदानी, इनका विवाह 2 साल के बाद हो जाता है, और उनके पुत्र हैं जोहरान ममदानी। ये भारतीय कनेक्शन है जिसे आप समझ सकते हैं। जोहरान ममदानी को एक समृद्ध किस्म की विरासत मिलती है, युगांडा की, भारत की, अमेरिका की, और वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट पिता हैं, जिस वजह से वो इन बातों को थ्योरेटिकली अच्छे से समझ पाते हैं। तो झारखंड के गुमला से लेकर और न्यूयॉर्क की सड़कों तक उनकी वो दास्तान फैली हुई दिखाई देती है। उनकी कहानी में यह दिखता है, वो समझ पाते हैं कि कैसे मल्टीकल्चरलिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक मायने में अगर आप मुझसे पूछें तो भारतीयता का मूल्य भी तो यही है ना। हम एक मोनोकल्चरल सोसाइटी नहीं है, भारतीयता मोनोकल्चरल चीज नहीं है। भारतीयता एसेंशियली मल्टीकल्चरलिज्म, एक तरह का बहुसांस्कृतिकवाद पर आधारित है।
अगर आप जोहरान ममदानी की लाइफ की जो उनकी कहानी है उसे देखें तो कॉलेज के दिनों से ही जोहरान ममदानी शांत बैठने वाले लोगों में से नहीं रहे हैं। उनका वो एक्टिविज्म वाली ज़िंदगी रहते रहे हैं। उन्होंने स्टूडेंट फॉर जस्टिस इन पैलेस्टाइन नाम के संगठन को को-फाउंड किया। फिर देखिए, युगांडन बेस्ड इन अमेरिका एंड टॉकिंग अबाउट पैलेस्टाइन, एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स द वर्ल्ड सिटिज़न नाउअडेज़। और उसके बाद धीरे धीरे उनमें बदलाव आता है और वो हाउसिंग काउंसलर के रूप में काम करना शुरू करते हैं। लो इनकम और रेसिज्म से प्रभावित जो परिवार हैं, उनके फोर्स्ड एविक्शन और डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ वो लड़ाई लड़ते हैं। ये ठीक वह लड़ाई है जो लड़ाई आज अमेरिका के तमाम एक्टिविस्टों को, जो ट्रंप का अति सक्रियतावाद है, उसके खिलाफ लड़नी पड़ रही है। इस लड़ाई में ममदानी पहले से शामिल थे और एक तरह से जो व्यवस्थागत किस्म की विषमताएं होती हैं, सिस्टमिक इनइक्वालिटी जो होती है, उसके खिलाफ उनकी जो समझ है वो बहुत पहले से बन जाती है। फिर जोहरान ममदानी रुकते नहीं हैं, वो स्थानीय अभियानों में शामिल कर होते हैं, वो छोटी छोटी सीट्स पर लड़ना शुरू करते हैं, स्टेट असेंबली के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, फिर एक के बाद एक 2020 में, 22 में, 24 में वे जीत हासिल करते हैं। असेंबली में उन्होंने हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी जैसे कई मुद्दों पर काम किया और जो आम आदमी से जुड़े हुए सवाल हैं, उनको जो भी उनका लेजिस्लेचर था उसमें उठाने की कोशिश की है। और एक सेंस में आप देख सकते हैं कि एक तरफ राइट विंग पॉलिटिक्स दिखाई देती है, जिसके अमेरिका में कम से कम, पूरी दुनिया में आपको अलग अलग चेहरे याद आ रहे होंगे, स्थानीय चेहरे भी याद आ रहे होंगे, लेकिन अमेरिका में वह चेहरा डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा है। उस डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे से जो जुड़ी हुई जो राजनीति है, दक्षिणपंथी राजनीति, उसके खिलाफ जोहरान ममदानी लगातार आलोचना करते हैं। ऐसा नहीं है कि संयोग से केवल इस चुनाव में ये बात हो रही। और ये तमाम संवेदनशील मुद्दों पर, इज़राइल के सवाल पर, पैलेस्टाइन के सवाल पर, भारत की नीतियों के सवाल पर, जोहरान ममदानी ने एक के बाद एक भारत में जो जिस किस्म के एक्सक्लूजनरी स्टेप्स कभी भी लिए गए उनके खिलाफ बोला। याद कीजिए कि जोहरान ममदानी ने बाकायदा गुजरात दंगों के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी। और ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर आप उनकी तुलना कई सारे भारतीय दिखने वाले चेहरों से कर सकते हैं। अमेरिका में खुद कमला हैरिस का नाम लिया जाता है, अगर आप यूके की बात करें तो ऋषि सुनक की बात की जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये नाम और आइडियोलॉजीज जो हैं, वह ममदानी की आइडियोलॉजी से थोड़ा सा भिन्न है। ममदानी घोषित तौर पर अपने आप को सोशल डेमोक्रेट डिक्लेयर करते हैं, जो कि एक अनूठी बात है। आज के युग में कोई अपने आप को सोशल डेमोक्रेट कहे, ध्यान रखिए, इसी की तुलना साथ के साथ करते रहिएगा अपने दिमाग में कि भारत में बाकायदा कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बात से परेशानी है कि भारतीय संविधान में सोशलिज्म शब्द क्यों है। और वह चूंकि एक संविधान संशोधन से आया, इसलिए कुछ लोग बाकायदा सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को संविधान से की शब्दावली से बाहर करने की बात कर रहे होते हैं। ऐसे में दुनिया में कोई व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि मैं सोशल डेमोक्रेटिक हूँ और अपनी पॉलिटिक्स में, अपनी बातचीत में उसको सामने रखता है, तो स्वाभाविक है कि दुनिया के बहुत सारे लोग उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। वे लोग जो अपने आप को वंचित मानते हैं, मार्जिनलाइज मानते हैं, वे इस बारे में बात करते हैं। तो यह तो एक बैकग्राउंड है जिससे आप ममदानी को पहचान सकते हैं। सो व्हाट इज सो यूनिक अबाउट ममदानी? न्यूयॉर्क के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी की जीत को केवल राजनीति का उलटफेर मानना गलत है। ये एक सेंस में आम आदमी की ताकत, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इसकी भी एक मास्टर क्लास है। हम ये कह रहे हैं कि यह आम आदमी की ताकत और आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन का की एक मास्टर क्लास है। उनकी रणनीति में राजनीति से लेकर मार्केटिंग तक सब दिखाई देता है। आपको ममदानी की जीत का अगर फॉर्मूला देखें तो उन्होंने पारंपरिक राजनीति के जो अभियान हैं, उनकी तरह ममदानी अपने अभियान को बिल्कुल घिसे पिटे तरीके से नहीं चलाते। उन्होंने वॉन रेस्ट्रॉफ इफेक्ट का इस्तेमाल किया। जब सब एक जैसे दिखते हैं तो याद केवल अलग दिखने वाला रह जाता है। उनकी ब्रांडिंग जो है वो विजुअल आइडेंटिटी में एक तरीके की होप दिखाती है, एक तरह की एनर्जी दिखाती है। और यह इसी वजह से उनका जो कैंपेन है, वो कैंपेन केवल न्यूयॉर्क के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो गया, वह पूरे अमेरिका के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया और कई मामलों में वह पूरी दुनिया के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। पूरी दुनिया जानना चाहती थी कि ममदानी, जो कि बाकी सभी कैंडिडेट से अलग दिखाई देते हैं, फाइनली वे जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। सारी दुनिया इस बात को जानती थी कि तमाम पावरफुल लोग, इलॉन मस्क से लेकर और डोनाल्ड ट्रंप तक, तमाम पावरफुल लोग चाहते हैं कि ममदानी हार जाए और इसी वजह से ममदानी अलग दिखाई देते हैं। ये एक तरह का कल्चरल सिंबोलिज्म दिखाई देता है।
ममदानी की ब्रांडिंग में जानबूझकर जो ट्रेडिशनल ब्यूटी ऑफ द कैंपेन थी उसे डिसरप्ट किया गया। ये हम में से एक होने का मैसेज था। वो आपको बाकायदा वहां की मेट्रो में ट्रेवल करते हुए, वहां की बसों में ट्रेवल करते हुए, पैदल 1-to-1 कैंपेन करते हुए, किसी को रोक कर उससे बात करते हुए और अपने लिए कैंपेन करते हुए दिखते हैं। जो कि आज के युग के हिसाब से जब आप चाहते हैं कि कम से कम समय लगाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के साधन उपलब्ध हैं, उसकी बजाय वो इस वाले तरीके का भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जाहिर है कि कंसिस्टेंसी। आप अगर उनकी ब्रांडिंग के पूरे कैंपेन को देखें तो आप पाएंगे कि वो लगातार एक कंसिस्टेंटली एक तरीके का संदेश देने की कोशिश करते हैं। और यह संदेश जो है वो एक प्रॉमिस, एक होप, इसका संदेश है। वे लगातार एक वादा करने की कोशिश करते हैं। उनका अभियान जो है, और इसमें बड़ी रोचक बात है कि यूथ फिर उससे जुड़ना शुरू करता है, मतलब और फनी तरीके से जुड़ना शुरू करता है। ऐसा नहीं है कि कोई हमेशा ही बहुत गंभीर किस्म का मामला रहता है। बाकायदा कैंपेन है, हॉट गर्ल्स फॉर ज़ोरान। सोच के देखिए ना, कितना इनफॉर्मल किस्म का मूवमेंट हुआ कि आप उसके साथ अमेरिका के की संस्कृति के हिसाब से ये स्वीकार्य चीज़ है, और वो बाकायदा हॉट गर्ल्स फॉर ज़ोरान नाम का कैंपेन चलता है, जो कि एक तरह का ह्यूमर लिए हुए है, जो कि एक तरह का इनफॉर्मल जो झुकाव है वो लिए हुए है, लेकिन इसका प्रभाव प्रभाव जाहिर है कि बहुत ज़्यादा है, और खासतौर से युवा पीढ़ी में तो और ज़्यादा है। देन एज आई सेड, द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। कोई बिना मतलब का ज्यादा जार्गन की बजाय एक सरल तरीके से सीधा स्पष्ट संदेश देना, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। क्योंकि जब आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत महान सभ्यता हैं और हमारी सभ्यता में ये चीजें होती थी, ये विदेशियों की वजह से नुकसान हो रहा है, ये जो लोग बाहर से आ गए हैं बिना पेपर्स के, उनकी वजह से नुकसान हो रहा है, ये सब कॉम्प्लिकेशंस में वे नहीं जाते। उससे ज़्यादा वे बात करते हैं एक साधारण शब्द की, और कि कैसे वो शब्द उन्हें जिता सकता है। शब्द है अफोर्डेबिलिटी। उन्होंने कहा जिंदगी को अफोर्डेबल होना चाहिए। न्यूयॉर्क दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा है कि लोग सामान्यतः अच्छे खासे मेहनत करने वाले लोग भी एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए वहां स्ट्रगल करते हैं। ऐसे में कोई भी, किसी भी न्यूयॉर्क वासी के लिए अफोर्डेबिलिटी एक बड़ा सवाल है, बशर्ते वह सुपर रिच में से ना हो। और ध्यान रखिएगा, सुपर रिच किसी भी दुनिया में, किसी भी देश में, किसी भी शहर में हमेशा माइनॉरिटी में रहेंगे। और सुपर रिच के साथ ये दिक्कत है, वे संख्या में कम होने के बावजूद उनका दावा प्रभाव पर बहुत ज्यादा होता है। वे उम्मीद करते हैं कि उनके पैसे के अनुपात में उन्हें सत्ता में ही एक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, प्रभाव मिलना चाहिए, और दुनिया भर में मिलता भी है, भारत में भी मिलता है, बाकी जगह भी मिलता है। ममदानी बस इसी को सर के बल खड़ा कर देते हैं। आम लोग जिस सवाल पर ज्यादा परेशान हैं, वो उस सवाल को केंद्र में ले आते हैं, और सवाल है जिंदगी के अफोर्डेबल होने का, रहने का अफोर्डेबल होना, खाने का अफोर्डेबल होना, यातायात का अफोर्डेबल होना, शिक्षा का अफोर्डेबल होना, स्वास्थ्य का अफोर्डेबल होना। वे इन चीजों की बात करते हैं। तो इसका परिणाम क्या है कि स्टडीज बताई, वहां पे मिल्वर्ड ब्राउन स्टडी है जिसने साफ साफ बताया कि एकल संदेश के याद रहने की संभावना 100% होती है, जबकि दो संदेशों में यह 65% रह जाती है। कम्युनिकेशन का टीचर हूं, आपको फिर से बता रहा, अगर आपके पास एक संदेश है तो आपका संदेश ज्यादा संभावना है कि याद रहेगा। लेकिन आप एक की जगह 2 संदेश कर दीजिए, 3 संदेश कर दीजिए, हर संदेश के याद रहने की संभावना कम होती जाएगी। बहुत साधारण सी बात है। आप अगर सिंगल मैसेज देते हैं तो वह मैसेज आपकी आइडेंटिटी का ऑल्टर ईगो हो जाता है। लेकिन आप मल्टीपल मैसेज देने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्लेक्स मैसेज देने की कोशिश करते हैं, तो अलग अलग मैसेज अलग अलग मात्रा में याद रहते हैं और आप इसमें खो जाते हैं। ममदानी ने सिंगल मैसेज वाला तरीका अपनाया और एक तरीके से अपने आप को एक आम सिटीजन का पक्षकार, या खुद भी आम सिटीजन हूं क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी उनको उसी तरीके से आम सिटीजन दिखाता था, और उन्होंने इसका फायदा उठाया। देन ऑब्वियसली ग्रास रूट मोबिलाइजेशन। उन्होंने बाकायदा लोगों को, आम लोगों को अपने इस कैंपेन में शामिल किया। ये जो चुनाव प्रचार था, ये चुनाव प्रचार एक तरह का सोशियोलॉजिकल फिनोमेना बन गया, क्योंकि आम लोग सीधा किसी से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे थे। और इसीलिए उनके कैंपेन था, आप पाएंगे कि मल्टीकल्चरल कैंपेन था। हिंदी में वो वोट मांग रहे थे।
वो हिंदी में वोट मांग रहे थे, वो गुजराती में वोट मांग रहे थे, वो अलग अलग स्थानीय भाषाओं में वोट मांग रहे थे। वे स्थानीय भाषाएं जो केवल वहां के प्रवासियों को आती थी। अंग्रेजी तो खैर वो अपनी जगह इस्तेमाल कर ही रहे थे, लेकिन न्यूयॉर्क में बाकायदा अगर आप हिंदी में वोट मांग रहे हैं तो उस व्यक्ति से तुलना कीजिए जो कह रहा है कि ये जो बाहर के लोग आ गए, ये न्यूयॉर्क को और अमेरिका को बर्बाद कर रहे हैं, इनसे दूर, इनसे बचाइए। और यहां पर एकदम एकदम विपरीत ध्रुव जो बाकायदा कह रहा है कि ये लोग महत्वपूर्ण हैं, आप लोग जो हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, वो इस शहर के लिए महत्वपूर्ण हैं और मैं आपसे आपकी भाषा में वोट मांगता हूं। ऐसा उन्होंने किया और कम्युनिटी एंगेजमेंट का इस्तेमाल किया, जो कि आपको आप मानेंगे कि 2025 में भी एक महत्वपूर्ण चीज है। ये टीवी विज्ञापनों की तुलना में उनका जो ऑनलाइन और ऑफलाइन कैंपेन था वो ज्यादा जेन्युइन दिखाई देता था। मैं मानता हूं कि अगर आप याद करें मीडिया की नजर से, तो गल्फ वॉर को टेलीविजन के राइज का मुख्य केंद्र माना जाता है, क्योंकि जब खाड़ी युद्ध शुरू हुआ तो सीएनएन ने बाकायदा वहां से लाइव टेलीविजन पर पूरी दुनिया में अपने संदेश दिए और माना जाता है कि गल्फ वॉर जीतने में एम्बेडेड जर्नलिज्म था सीएनएन का, उसने अहम भूमिका अदा की और टेलीविजन को पूरी दुनिया की राजनीति के केंद्र में ला दिया। मुझे लगता है कि ममदानी ने यह काम अब सोशल मीडिया के साथ कर दिया और टेलीविजन को लगभग लगभग हमेशा के लिए अब पृष्ठभूमि में, पार्श्व में डाल दिया है। अगर आप भारत की कुछ चीज़ों को उसके साथ जोड़कर देखें तो आप पाएंगे कि हाल फिलहाल में आपको कई तरीके की जमीनी जो यात्राएं हैं चारों तरफ दिखाई देंगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आप याद कर सकते हैं, उसमें भी कैंपेन के स्तर पर लगभग उसी तरह की चीज़ें इस्तेमाल की गई। आपने सोनम वांगचुक की यात्रा को देखा जो लद्दाख से दिल्ली तक आने की होती है। एक सेंस में ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि दावा करें कि एकदम नया तरीका है, एकदम नया तरीका नहीं है, लेकिन ये प्रभावी तरीका है क्योंकि इसमें एक रिलेटेबिलिटी आती है और एक तरह की क्रिएटिव अप्रोच दिखाई देती है और एक अब सामने वाले व्यक्ति को आप अपने जैसा व्यक्ति की तरह देखना शुरू करते हैं और जो एक पावर गैप होता है बिटवीन द पावरफुल एंड द वन हु इज गवर्निंग एंड द वन हु इज बीइंग गवर्न्ड, ये यहाँ पर बहुत कम होता दिखाई देता है, जिस वजह से आम जनता और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एक किस्म की सहजता, अपनापन, रिलेटिविटी दिखाई देनी शुरू होती है और यह इसलिए महत्वपूर्ण है। जिसके खिलाफ ममदानी लड़ रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ चुनाव में थे, उनके से कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े सलाहकार और बहुत अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके इस्तेमाल की बजाय सीधी बात, सिंपल बात, जरा सोच के सुन के देखिए ना। जब ममदानी बात करना शुरू करते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के मुख्य भाषण से, जिस समय वे संसद में भाषण दे रहे थे, उसको याद करते हैं। I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new. कितना महत्वपूर्ण है कि ममदानी जो है वो न्यूयॉर्क के इस चुनाव में उस चीज का इस्तेमाल कर पा रहे हैं जो कि 7 समंदर पार इतिहास में कभी हुई थी और वो उससे जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं और उसे संदेश को दे पा रहे हैं। ऐसे ही बड़ा रोचक है जब ममदानी जीत जाते हैं और उसके बाद वे अपना विक्ट्री एड्रेस देते हैं और वो उस समय वो अमेरिका के एक राज्य के एक शहर के केवल मेयर बनते हैं, लेकिन वो बाकायदा कहते हैं कि सुनो डोनाल्ड ट्रंप, मुझे पता है कि तुम सुन रहे हो और मैं कहता हूं कि वॉल्यूम थोड़ी सी ऊंची कर लीजिए। ये जो सटायर है, ये जो तंज है, ये तंज उस आत्मविश्वास से आता है जो आत्मविश्वास ओरिजिनलिटी से पैदा होता है और ममदानी ऐसा कर पाते हैं। हम भविष्य को नहीं देख पा रहे, हम नहीं दावा कर सकते कि वास्तव में जो एक बहुत बड़ी पूंजीपति जो किस्म की जो एक लॉबी है वो ममदानी को कहीं आगे जाने देगी या नहीं जाने देगी। हम नहीं कह रहे कि ममदानी कल को गवर्नर बनेंगे या परसों वो वहाँ के राष्ट्रपति बनेंगे, ऐसा दावा करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है, लेकिन कम से कम इस क्षण में ये एक महत्वपूर्ण घटना की तरह अगर आप इसे देखें तो आपको कहीं उम्मीद जैसी चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन भारत में हमें इस पर इतना उछलने की, प्रसन्न होने की, खुश होने की क्या आवश्यकता है या हमें इस पर ध्यान भी देने की क्या आवश्यकता है? It is because the phenomena of Mamdani is not just domestic.
टू सम एक्सटेंट इट्स बिगिनिंग ऑफ सम ग्लोबल वॉइस। उसी सेंस में आपको इसे समझना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अब इन महत्वपूर्ण देशों में इमिग्रेशन का सवाल, इन महत्वपूर्ण देशों में प्रवासन का सवाल वहां की केवल स्थानीय राजनीति नहीं रह गया है, वो पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करता है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक टैरिफ लगाते हैं तो इसका प्रभाव केवल भारत के आयातकों निर्यातकों पर पड़ता है, ऐसा नहीं है। भारत के युवाओं में बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिसके स्वप्न में अमेरिका है और उनको इस बात से परेशानी होती है, उनके पेरेंट्स को इस बात से परेशानी होती है और वे बहुत गहराई से, बहुत निकटता से जानने की कोशिश करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की यह वाली जो नीतियां हैं ये कहीं उनके बच्चों के भविष्य को प्रभावित तो नहीं कर रही होंगी, क्योंकि कई मामलों में यह मामला ग्लोबल हो जाता है। अब बड़े शहरों में, दुनिया के बड़े शहरों में ऐसे शहर कम बचे हैं जिन शहरों को आप कहें कि वो शहर जो है यहीं के निवासियों से बने हुए हैं। ऐसे शहर तो आपको फिर बनारस में मिलेंगे, इलाहाबाद में मिलेंगे। अगर आप जो जिन्हें हम कॉस्मोपॉलिटन्स कहते हैं, न्यूयॉर्क एक कॉस्मोपॉलिटन, वहां पर 37%, माइंड इट, 37% रेसिडेंट ऐसे हैं जो अमेरिका के बाहर पैदा हुए। यानी कि एक ऐसा शहर जिसकी आधी के लगभग आबादी, 37% आबादी ऐसी है जो उस शहर में, छोड़िए उस देश में भी पैदा नहीं हुई। और अमेरिका के दूसरे इलाके से आए हुए लोग तो जाहिर है कि बहुत ज्यादा है। जिन्हें आप शुद्ध न्यूयॉर्कर्स कहेंगे उन लोगों की संख्या तो वहां पे बहुत कम होगी। इसलिए जब वो हेड ऑन लेते हैं इस्लामोफोबिया को, इजराइल पैलेस्टीन वाले मुद्दे को सामने उस पर बात करते हैं और वो कहते हैं कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति की अप्रवासी विरोधी नीतियां हैं मैं उनसे असहमत हूं और मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं, तो ऐसा कहने का साहस उन्हें यह शहर दे पाता है, क्योंकि इस शहर की जो बनावट है, इस शहर की जो बसावट है वो कॉस्मोपॉलिटन है और यह पूरी दुनिया को प्रभावित करती है और पूरी दुनिया को इस शहर की तरफ देखना चाहिए। हम ऐसे शहर कम बना पाए हैं, लेकिन पूरी दुनिया बदल रही है और जाहिर है कि हमारे देश भी बदल रहे हैं। हमारे शहरों में भी ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए जब बेंगलोर में हिंदी भाषियों के साथ हिंसा होती है, मुंबई में मराठी भाषी जो हैं वो हिंदी भाषियों को प्रभावित करते हैं, उन्हें सताते हैं, उस समय आपको ये जुड़ाव महसूस करना चाहिए, जो जुड़ाव ममदानी अपने यहाँ के प्रवासियों को संबोधित करते हुए पैदा करने की कोशिश करते हैं। In that manner, it is going to be global concern. It's going to be global phenomena. That is important. Also, अगर आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से देखें तो 91 के बाद से आपको ये जो सोशलिज्म है या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, इसकी चर्चा थोड़ी कम होती हुई दिखाई देती है। जब सोवियत संघ का विघटन होता है उसके बाद से लगातार आपको लगता है कि मानव जब एक ध्रुवीय विश्व बना तो विचारधारा के स्तर पर भी एक ही ध्रुवीय हो गया। लेकिन अब फिर से आप देखेंगे कि एक तरह का डेमोक्रेटिक रिवाइवलिज्म दिखाई दे रहा है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में, पॉलिटिकल इकोनॉमी में। लोग अब थकान दिखा रहे हैं अपने चेहरे पर एक ही तरह की आर्थिक राजनीतिक विचारधारा और एक ही तरह की आर्थिक राजनीतिक नीतियों को लेकर। और इस वजह से, क्योंकि ये जो कैपिटलिज्म का उभार था, इस कैपिटलिज्म के उभार ने पूरी दुनिया में राइट विंग का उभार भी दिखाया। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज नहीं थी, गर्भनाल बद्ध चीजें रही कि अगर कैपिटलिज्म बढ़ेगा तो आपको जो राइट विंग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, आपको भारत में भी दिखाएगा। 1991 के बाद जब हमारी आर्थिक नीतियां बदलती हैं मनमोहन सिंह के साथ में, तो हम देखते हैं कि इन आर्थिक नीतियों के साथ साथ देश में जो बहुसंख्यकवाद की राजनीति है वो भी साथ के साथ बढ़ती है। एक तरह का राइट विंग जो राजनीतिक विचारधारा है वो तेजी से बढ़ती है, जिसका अंततः परिणाम ये होता है कि कांग्रेस जो है वो सत्ता से बाहर हो जाती है। और ये भारत में दिखाई देता है, ये आपको दुनिया भर में दिखाई देता है। इस मायने में ममदानी का आना एक तरह का रिवाइवलिज्म दिखाई दे रहा है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का। पर जैसा कहा कि बहुत छोटी शुरुआत है, दुनिया का बहुत बड़ा देश, उसका एक छोटा सा शहर, उस शहर का मेयर केवल। लेकिन हर संकेत कई बार कुछ उम्मीदें लोगों को लेकर आता है, वही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ममदानी के इस चुनाव प्रचार और इस चुनाव की जीत ये बताती है कि आप प्रेजुडिसेस के सामने हमेशा नत न हो जाएं। जो बायसेस आते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन आता है, उसको चुपचाप स्वीकार कर लेना कि कोई विकल्प ही नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। आप पूर्वाग्रह और कट्टरता के खिलाफ अगर मजबूती से खड़े होते हैं तो लोग आपको नैतिक समर्थन देते हैं, लोग आपको व्यवहारिक समर्थन देते हैं, बशर्ते आपके अंदर मोरल क्लैरिटी हो। यहां पर मैं आपसे आग्रह करूंगा
कि ध्यान से भारत में आम आदमी पार्टी का जो उभार हुआ और ममदानी जो इस तरीके से सामने आ रहे हैं, इनको समानांतर रखकर एक बार देखने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि एक समय के बाद उस एक्सपेरिमेंट में जो फेलियर आता है, वो उस जगह पर आता है जहां पर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ये पार्टी दरअसल उन विचारों से बात करने से डरने लगती है जिन जिन विचारों पर बात करते हुए वो पहली बार सत्ता में आए थे। वो जो मोरल क्लैरिटी है, वो जो नैतिक स्पष्टता है, वो धीरे-धीरे धुंधली होने लगती है। कहीं वो चुप्पी आ जाती है, कहीं पे वो एक मौन समर्थन आ जाता है एक किस्म की राजनीति के लिए, और वह अंततः लोगों को समझ में आता है कि जब यही करना है तो सीधा उन्हीं से क्यों ना बात कर ली जाए, जो इसके सबसे सही प्रतिनिधि हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण, कुल मिला के ये चुनाव ये दर्शाता है कि जब नेता प्रेरणादायक नेतृत्व लोगों को देता है, ठोस नतीजे देने की योग्यता दिखाता है, तो जनता उनका समर्थन करती है। यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो मुझे लगता है कि ममदानी की जीत से आना चाहिए। कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये उस संभावना की है कि राजनीति में बदलाव संभव है। सच्ची ताकत दरअसल पद में नहीं है, बल्कि सोशल चेंज की चाह में है। ये मत भूलिए कि आप सिर्फ एक वोट नहीं डाल रहे होते, आप कई बार अपने लिए हेल्थ, एजुकेशन, क्लीन एयर, अपने बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य, अपने शहर के लिए नई उम्मीदें, इन चीज़ों को चुन रहे होते हैं। नेता आएंगे, नेता चले जाएंगे, लेकिन आपकी आवाज़, आपका विवेक हमेशा इम्पॉर्टेंट बना रहे।